हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एक नया इनिशिएटिव है जिसके तहत हम आपके जितने भी आगामी पेपर हैं, चाहे वो आप सीजी व्यापम के अंतर्गत आते हो या फिर सीजी पीएससी के अंतर्गत आते हो, तो उसको हम एक ही कोर्स में कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा D1 का लेक्चर है और D1 को आज हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी में आज हम क्या देखेंगे, तो ये एक कॉमन सिलेबस है हिंदी का आपका, जिसमें आपको वर्ण वर्तनी ये सब दिया रहता है। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो आज हम अपने D1 को, जहाँ पे हिंदी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम वर्ण देखेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो ये कोर्स है, ये जिस तरीके से ये ओरिजिनल जो आज का लेक्चर है D1 का है, ये आप कोर्स में यदि एनरोलमेंट करते हैं तो ये ही लेक्चर आपको वहाँ भी अवेलेबल मिलेगा। क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा, वो आज से यानी कि 27 जून से ये हमारे ऐप में आज से ये लॉन्च होने जा रहा है, जिसका ये YouTube में जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे भी वैसा ही पढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से ये लेक्चर है तो ये कंटिन्यू वहाँ पे भी किया जाएगा। तो इस कोर्स में होगा क्या, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं ये सभी इसी कोर्स में कवर अप किए जा रहे हैं। इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 ईयर के दौरान आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे तो ये कोर्स में आपके सब कवर अप हो जाएंगे। इसके यदि पेपर वाइज जाते हैं तो इसमें आपको इतने पेपर्स पढ़ने रहते हैं, जिसमें यदि किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए यदि आप कोर्स चाहिए तो एक सब्जेक्ट के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपको एक पूरी, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, समग्र रूप से यदि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, एग्ज़ाम प्यून हो गया, SI हो गया, तो यदि इस तरीके से आपको, जैसे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आपका अभी आने वाला है, फिर उसके बाद अमीन पटवारी भी आने वाला है, सुनने में है, तो ये आप जो है ये सभी एग्ज़ाम्स को इसमें कवर अप कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी जैसा कि मैंने आपको बताया 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसका प्राइस कितना है, यदि आप ओवरऑल पैकेज की बात करें जिसमें कि 1 ईयर का पूरा यदि आप देखें पूरे कोर्स का, तो 2393 है, जो कि क्या बोलते हैं, यदि पुरानी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं किसी ना किसी कोर्स में, जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया था, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर रखा गया। इसमें 100 रुपीज़ माइनस कर दिया गया और उन्हें कितना पड़ेगा ये कोर्स, तो 2293 में उनको कोर्स पड़ जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कोई सा भी कोर्स चाहिए, तो उसमें यदि आप इच्छुक हैं तो आप निश्चित ही ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में भी इसके लिंक है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स में आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है। तो वर्ण के बारे में आइए हम देखते हैं। तो वर्ण क्या है पहले ये समझते हैं। तो जो भी हम ध्वनि, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, क्या है, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, तो यदि हम बोलें कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। क्योंकि ये पहले से ही तो छोटी है, उसके और खंड नहीं किए जा सकते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्ण कहेंगे। छोटी से छोटी ध्वनि जहाँ पे बात की गई, तो देखते हैं, जैसे कि अ हो गया, क हो गया, प, ट, म, ह आदि, और इस तरीके से और भी, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, तो वर्ण आते हैं। ये एक क्या है, एक ध्वनि है। बोलिए आप लोग साथ में उच्चारण कीजिए, अ, क, प, ट, म, है ना। तो ये सब क्या है, वर्ण है। अब आगे देखिए क्या है कि वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये भाषा की हम यदि बोलें तो यह क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई है, जो कि मुख से निकली हुई ध्वनि है। ये क्या है, ये मुख से जो निकली है ध्वनि, उसी को आप लिख दीजिए।
जो आपके मुख से जो ध्वनि निकल रही है आप उसे लिख दीजिए और आप उसको क्या लिख देंगे और आप उसको क्या कैटेगराइज करोगे, तो वर्ण बोलोगे। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि इसके और छोटे टुकड़े ना किए जा सके तो कुल मिलाकर के वो हम क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है। ये जो हमारा कोर्स है उसमें हम कैसे कवर अप कर रहे हैं कि पहले हम पहले अपना नॉलेज लेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे, अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उसको पहले कवर करेंगे कि थ्योरी क्या है, क्योंकि थ्योरी हम यदि नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एकदम न्यूली अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और उन्हें जो है सीजी व्यापम, CGPSC की प्रिपरेशन करनी है और ये आपके केवल CGPSC बस में ये हिंदी का सिलेबस कवर नहीं होगा। आप ना केवल आप यदि छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए प्रिपरेशन कोई करें उसमें भी कवर अप होगा, साथ में किसी आप अन्य राज्यों के लिए भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी हिंदी रहती, तो ये सभी में एप्लीकेबल होगा, सभी में ये जो है लागू होता है। तो इसीलिए पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी के बाद क्या आता है, MCQ आता है, क्योंकि हमारा पेपर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहले हम इस कोर्स में क्या देखने वाले, थ्योरी देखने वाले, फिर MCQ देखने वाले। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो वर्ण विच्छेद नाम से पता चल रहा है, विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो किसको कर दोगे, तो किसी शब्द की रचना में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वर्ण का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या करेंगे, शब्द में जो वर्ण आएंगे उनको विच्छेद करोगे, वर्ण को नहीं कर दोगे। अभी वर्ण में हमने देखा इनको नहीं अलग कर सकते हो। ये देखो अ को अलग कर दीजिए, कर पाओगे क्या, न को अलग करो, कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो। किसको अलग किए हो आप, इसको अलग किए हो, देख रहे हो आप लोग। तो बस वही लिखा है कि किसी शब्द की रचना में जिन वर्णों का प्रयोग होता है तो उन वर्गों को अलग करना ही क्या कहलाता है, तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, अनूप विद्यालय जाएगा, तो अनूप विद्यालय जाएगा तो इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। अनूप लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अनूप लिखा हुआ है। अनूप को आप यदि विच्छेद करेंगे, एग्जाम में आता है इस तरीके से कि इसका सही वर्ण विच्छेद कौन सा है, तो अ हो गया। ठीक है, जो जो आपके मुख से ध्वनि निकल रही उसको बस लिखो। ठीक है, फिर न आया, अनूप न, ठीक है, तो न लिख दो। ठीक है, फिर क्या आपको सुनाई दिया, ऊ सुनाई, अनूप। ठीक है, मुंह से बोलिए तो जानेंगे आप लोग, ऊप। ठीक है, तो यानी कि बड़ा ऊ सुनाई दिया है अपने को। फिर ऊप, प आपको सुनाई दी ना ध्वनि, ये क्या आधा है, प बोलिए, प बोल दिए। ठीक है, तो क्या आधा में कोई सा एंड होता है क्या, नहीं होता है, उसके पीछे क्या लगता है, अ लगता है, वो उसको वो पूर्ण करता है। तो क्या हो गया, ये पूरा कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, अनूप बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए विद्यालय, ठीक, विद्यालय को हम करके देखते हैं। तो जितने शब्द आपके मुंह से वर्ण निकल रहे हैं, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, शब्द मत बोलिए, ध्वनि, आप अपने मुख की ध्वनि को सुने। सबसे पहले व सुनाई दे रहा है, विद्यालय। ठीक है, तो वह लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ई बोल रहे हैं ना आप लोग, तो ई लिख दीजिए। ठीक है, स्वर है तो स्वर तो पूर्ण ही, जिस तरीके से स्वर हमने पढ़े वो तो वही रहेंगे। फिर विद द सुनाई दिया आपको, द लिख दीजिए। फिर क्या सुनाई दे रहा है, विद्या, य बोलिए, विद्यालय सुनाई दे रहा है तो य लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, या, विद्या है ना, आ रहा है तो आ लिख दीजिए। ले, तो ले को आप क्या लिखेंगे, ल को आधा लिखेंगे। ल को आधा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ल को पूर्ण कौन करेगा, आ करके पूर्ण कर देगा, विद्यालय। ठीक है, फिर य लिखिए, फिर य को आकर के पूर्ण कौन किया, अपूर्ण करेगा। यदि मात्रा है तो आ लगाएंगे, यदि कोई मात्रा नहीं तो अ लगेगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से जाएगा। आप लोग अपने से बनाइए तो आपसे बनेगा। आपके मुख से जितनी ध्वनियां निकलती हैं वही वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों, या फिर ऐसे दे दिया जाता है और बोला जाता है इसकी शब्द रचना कीजिए, या फिर शब्द दे दिया तो बोलेंगे वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, आप स्वयं एक ट्रिक है, अपने मुंह से बोलते जाइए और वर्ण विच्छेद करते जाइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है, तो जो इतने सारे जो वर्ण होते हैं, अभी हमने वर्ण देखा है ना, तो जो वर्ण होते हैं तो वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है, तो वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध समूह, आप समूह में लिख दीजिए उन्हें,
तो आप उसको क्या बोलेंगे, माला, वर्ण माला है ये, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है जो है, देखिए देखते हैं। स्वर, स्वर हमने बिल्कुल पढ़ा है, अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। बोलिए साथ में, अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह अंग आहा, पढ़ते थे ना हम, अंग आहा, तो बस क्या है, अम आहा, ठीक है। ये आहा देख रहे हैं आप लोग, आहा देख रहे हैं, ये बात, ये लास्ट में 2 बिंदी लगी है इसमें, तो ये यानी कि इसे हम और भी क्या बोलते हैं, इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं कि नहीं। जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पे हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सभी इतनी चीजें तो जानते ही हैं, क्योंकि आप सभी ने हिंदी तो पढ़ा ही है अपने स्कूल डेज में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ये जान रहे होंगे। तो स्वर हमने देख लिया, हमने अयोगवाह देख लिया और हमने विसर्ग को देख लिया, ठीक है। फिर आगे आइए, आगे देखते हैं व्यंजन। स्वर हो गया और व्यंजन को देखिए। तो व्यंजन क्या क्या है, साथ में बोलिए आप लोग, ऐसा नहीं कि केवल मैं बस बोलूंगी, आप भी बोलिए साथ में, देख तो रहे हैं आप लोग। क खा, क खा नहीं, क खा ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स श ह, ठीक है। तो ये क्या है, ये है व्यंजन, क्या है, व्यंजन, ठीक है। फिर अन्य क्या है, तो अन्य होता है ये ड और ढ, ड और ढ, ये अन्य में आते, इसको हम अलग से इसको देखेंगे कि ये क्यों अन्य लिखा गया है। ये जो ड और ढ है, इसे अन्य क्यों बोला गया है, इसे भी हम जानेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ह तक हमने देख लिया, तो छ त्रंग ज्ञ और श्र, ठीक है। छ त्र ज्ञ और श्र, ये क्या होते, संयुक्त व्यंजन होते। संयुक्त क्या होते उसे भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जितना लिखा है केवल अभी इतना जानिए, टेबल में जानिए। तो ये पूरा ये क्या है, तो ये है हमारा व्यंजन। अन्य क्या है, ड और ढ। संयुक्त व्यंजन क्या है, तो छ त्र ज्ञ और श्र है, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या बताया गया, शब्द रचना। शब्द रचना कैसे की जाती है, जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था, वर्ण विच्छेद बताया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, वर्ण विच्छेद बताया। अब वर्णों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन गया। वर्ण को मिलाओगे तो शब्द बनेगा। देखिए क्या लिखा है, तो वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं, तो पुस्तक क्या है, ये पुस्तक। हम पुस्तक को बाद में ऐसा सोचिए कि ये लिखा ही नहीं है, हम यहां से मिलाएं क्या, तो पहले क्या सुनाई दिया, प उ, क्या सुनाई दिया, प है और उ है, यानी कि छोटा उ है, यानी कि प में छोटा उ लिख दीजिए। फिर स है ये, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आ तो आया ही नहीं, तो स लिख दीजिए। फिर क्या है, त है, लेकिन बाद में उसे पूर्ण करने के लिए तो आ गया, तो त लिख दीजिए। फिर क है, लेकिन क को पूर्ण करने के लिए तो आ लगा हुआ है, तो बिल्कुल लिख दिया हमने। तो ये क्या बन गया बताइए, तो ये बन गया है पुस्तक। क्या बना है, पुस्तक बना है। अब आइए इसे भी देखते हैं, हिमालय। ये सोचिए ये नहीं लिखा है, इसको हमें क्या आंसर, वहां तो आपके पास पूरे ऑप्शंस दिए, आप तो चारों ऑप्शन को देख रहे हो, लेकिन आपको तो करेक्ट निकालना है ना, तो अपने से कीजिए। क्या लिखा हुआ है, ये पहले क्या लिखा है, ह लिखा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल लिख दीजिए। इसमें तो छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो लगा दीजिए छोटी ई की मात्रा। फिर म है, लेकिन म में आ की मात्रा लगी, इसका मतलब माल बोला गया है, ठीक है। फिर ल है, लेकिन अ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ल हो गया। फिर य है और उसके पीछे में क्या है, अ आ गया है, इसका मतलब वो पूर्ण है। तो क्या बन गया ये हमारा हिमालय, क्या बन गया, हिमालय। अब क्या इसे आप इसका विच्छेद भी कर पाएंगे क्या, वर्ण विच्छेद, तो अभी जस्ट हमने किया। ये केवल थ्योरी है, इसका हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, डेफिनेटली आप सभी से बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमसे बन नहीं सकती, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमें चाहिए, हमसे हर चीज बन सकता है। अब आइए, हल चिन्ह या हलंत क्या होता है, ये अभी हमने देखा ना, हलंत ये क्या होता है। तो हम जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या, व्यंजन को आप स्वर की मदद के बिना बोल सकते, क बोलिए, क,
उसमें क्या क में आपको क्या सुनाई देगा? तो अ सुनाई देगा। क है तो अ है, तो किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देने से व्यंजन का स्वर रहित रूप प्राप्त होता है। तो आप हलंत लगा दिए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हम उसको स्वर की कैटेगरी में ले लिए कि ये क्या है, ये एक स्वर है। ठीक है, तो ये व्यंजन स्वर के बिना होते हैं। जैसे कि देखिए क, देखिए लिखा है क लिखा है, तो यहाँ पे ये यदि आप बोलेंगे तो ये स्वर का रूप लिया है, और ये क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये स्वर का रूप लिया है, ये क्या? व्यंजन है। ख, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अन्य वर्ण, जैसे कि अभी हमने देखा ना ड और ढ, तो ये ड और ढ ये क्या है, इसको क्यों अन्य बोला गया, उसको भी हम थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, क्या देखा है आपने? एक इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है, और एक इस तरीके से लिखा रहता है। लिखा रहता है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा रहता है। तो आइए थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस तरीके से लिखा रहता है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला जो लिखा रहता है, तो उसकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है? कि ये जो जिसके नीचे में बिंदु आ जाती है, देखिए जिसके नीचे यदि बिंदु आ जाए, ड के नीचे या ढ के नीचे यदि बिंदु आ जाए, तो ये कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता। क्या नहीं आता? तो यह किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगता है। इसका यानी कि किसी भी शब्द का प्रारंभ इनसे नहीं होता। तो फिर आप बोलिए कि हमने तो देखा है कि लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, तो फिर कहाँ आते हैं? ये मध्य में आते हैं। मध्य एवं अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में नहीं आते, मध्य एवं अंत में ये आते हैं। कौन? तो ये जिसके नीचे में बिंदु लगी रहती है, ड के नीचे यदि बिंदु है, ढ के नीचे यदि बिंदु है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है? देखिए बड़ा लिखा है, कहाँ? लास्ट में आया है। घड़ा बिल्कुल लास्ट में आया। घड़ियाल देखिए, तो घड़ियाल में ये मध्य में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हमने देख लिया। अब आ जाइए इसमें, देखिए क्या लिखा है? दाढ़ी, ये क्या लिखा है? दढ़ियल। फिर ये क्या लिखा है? बुढ़िया, मध्य में आया है और अंत में आया है। ठीक, ये किसके बारे में हमने देख लिया? ये हमने देखा जिसके नीचे में बिंदु लगी रहती। अब जिसके नीचे में बिंदी नहीं लगी रहती, उसकी क्या खासियत होती है? तो उसकी खासियत होती है कि वे आरंभ में भी आ जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में भी आ गए, वे मध्य में भी आ गए, और वे अंत में भी लग सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझे हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डमरू, देखिए बिंदु लगी है क्या? नहीं लगी है, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया? ड से हो गया। अब देखिए ये अंत में भी आ गए, गुड्डी, यहाँ पे क्या लिखा है? हड्डी। ठीक है, क्या बिंदी लगी है क्या? नहीं लगी है। ढक्कन देखिए, क्या बिंदी लगी है क्या इसमें? तो नहीं लगी हुई है, तो ये क्या है? ढक्कन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? गड्ढा, ये क्या लिखा है? बुढ़ा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है इसमें? आज आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है जिसके नीचे में बिंदी लगती है वे कभी भी प्रारंभ में नहीं आते हैं। जिसके नीचे बिंदी प्रारंभ में नहीं, और जिसके नीचे बिंदी नहीं है तो वो तीनों जगह आ सकते हैं, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। अब एग्जामिनर क्या करते हैं? इसी में से हमें क्वेश्चन देते हैं, तो हमें बिल्कुल ये चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है संयुक्त है, ये मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड है कौन कौन सा? अभी हमने व्यंजन देखा तो हमने ये देखा ये जो छत्र, ज्ञ और श्र होता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये चार, तो ये चार आते हैं संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये वर्ण एक से अधिक वर्गों के मेल से बने होते हैं। एक से अधिक वर्गों के मेल से मतलब, इसे थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि हम देखते कक्षा, क्या? कक, बोलिए कक्षा, कक्षा बोल रहे हैं ना आप लोग? क्यों बोल रहे हो आप? ये क्या है? छत्रंग्या, इसका मतलब ये संयुक्त है। आपको सुनाई क्या दिया? कक्षा, कक्षा। क के बाद आपको क्या सुनाई दिया? अगेन आपको क सुनाई दे दिया। अगेन आपको क्या सुनाई दे दिया? क के बाद कक्षा। ठीक है, तो क सुनाई दिया। अब आपको श सुनाई दे रहा है, तो आपने लिख दिया श। फिर उसके बाद आपको क्या? कक्षा। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया? लास्ट में आपने अ लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे?
यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो संयुक्त हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है एक से अधिक वर्गों के मेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है संयुक्त। यहाँ पे देखिए छ लिखा हुआ है, छ लिखा हुआ है तो क श अ, छ लिखा हुआ है। आ कक्षा आ, तो यहाँ पे आ जोड़ देना, यहाँ पे आ जोड़ देना, ठीक है, छ। फिर उसके बाद ज्ञ देखिए तो ज्ञ ज्ञ यज्ञ यज्ञ, ठीक है, तो वहां पे क्या सुनाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, ज सुनाई दे रहा है, या सुनाई दे रहा है और अ सुनाई दे रहा है, तो हम संज्ञान संज्ञान, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये ज्ञ बन गया। श्रम श्रम बोलिए, श्रम सुनाई क्या दे रहा है, मुंह से देखिए आपको सुनाई क्या क्या दिया, श्रम, ठीक है, श्र सुनाई दिया आपको, तो आप क्या बोलेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, श और र और अ लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि एक से अधिक वर्गों के मेल से बना है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे संयुक्त व्यंजन बोलोगे। और वो कौन कौन से हैं, तो आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, ठीक है। त्र को भी देख लीजिए, त्र को हमने छोड़ दिया था, तो त, र और अ, ठीक है, त्र बोलिए त, यानी कि त बोलिए त और र और आ, ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारा, त्र बन गया, क्या बन गया, त्र बन गया, ठीक है। पत्रिका पत्रिका, पत्रोत्तर, पत्र क्या है, पत्र, ठीक है, तो पत्र को लिख दीजिए, देखिए आएगा ऐसे। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें, यदि पत्र को आप वर्ण विच्छेद इसका करते हैं तो क्या आएगा इसका, पत्र को तो प और अ हो गया, प हो गया, त्र आपको लिखना है, तो आधा त आधा र और अ, आधा त आधा र, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है स्वर है, क्या है, ये स्वर, ये व्यंजन जो स्वर की तरह हलंत लग गया तो व्यंजन क्या उस समय कार्य कर रहे होते, तो स्वर का कार्य कर रहे होते हैं। अब इसमें एक और स्वर जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, तो ये एक अपने आप में पूर्ण बन जाएंगे, पूर्ण मतलब ये बन गए हैं, अब व्यंजन बन गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। तो आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट में, आई होप आप लोगों को संयुक्त व्यंजन समझ में आया होगा। आइए अब हम जानते हैं वर्गों के भेद क्या होते हैं। वर्गों के भेद क्या है, तो वर्गों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है स्वर और दूसरा कौन सा है, तो एक है व्यंजन। आइए जानते हैं। तो स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, अ आ ई उ ऊ, बोलिए, तो ये क्या है, स्वतंत्र है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जिनके उच्चारण में हवा वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है, उन्हें हम क्या बोले, यानी कि बिना रुकावट के, बोलिए अ आ ई, कोई रुकावट आई क्या, तो बिल्कुल नहीं आ रही, बोलिए, ठीक है। फिर क्या है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या बताया जा रहा है, तो स्वर के भेद को हम जानते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, किसके आधार पर, स्वर का यदि आप भेद करें तो उसको आप किस तरीके से कैटेगराइज करोगे, तो समय के आधार पर, यानी कि आप यदि उनका उच्चारण कर रहे हो तो आपका कितना समय जा रहा है, तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं, पहले क्या आता है, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है, जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व, जल्दी से बोल दो, ह्रस्व, पता चला, नहीं पता चला, तो उच्चारण में कम समय लगता है, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, ह्रस्व स्वर बोलोगे। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। कौन से है ये, तो जान जाते हैं, अ ई उ री, बोलिए जल्दी से, अ ई उ री। क्या ज्यादा समय लग रहा है आपको, तो नहीं, बिल्कुल ज्यादा समय तो नहीं लगा। तो कितनी संख्या हुई इनकी, 4 हुई, ठीक है, किसकी, तो ह्रस्व स्वर की। फिर आइए, दीर्घ लिखा हुआ है, तो दीर्घ स्वर के बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं। तो दीर्घ स्वर, ठीक है, तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय का 2 गुना समय लगता है। तो 2 गुना समय लगता है, तो 4 का 2 गुना 8 होता है, नियरली अबाउट 7 बोल दीजिए। 4 का 2 गुना 8 होता है, ठीक है, लेकिन उससे 1 कम 7, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। दीर्घ कितने हैं, 7 है। ह्रस्व कितना है, 4 है। तो इसमें 2 गुना समय लगता है, किसका 2 गुना, तो ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में लगने वाला 2 गुना समय इसमें लगता है। क्या है, तो आ
उधर देखा हमने, यहाँ देख लिया तो उसका आ, फिर उसके बाद ई छोटा ई यहाँ तो बड़ा ई यहाँ, छोटा ऊ ऊपर में देखा तो बड़ा ऊ नीचे, फिर उसके बाद ए ओ, ठीक है। दीर्घ कौन कौन से हैं तो आ, ई, ऊ, ए ओ, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो 7 ये हो गए। आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, प्लुत स्वर। तो ये क्या होते हैं इन्हें जानते हैं। तो ये जो है जिन स्वरों के उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय का 2 गुना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, किसी को पुकारने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। बोलिए, साथ में बोलिए, ओम, बोलिए, लग रहा है ना समय, साथ में बोलिए ओम। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा है आपको। तो ये क्या है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगने से भी ज्यादा। आ बोलिए, यहाँ पे आ बोलिए और ओम बोलिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, आ फिर ओम, ठीक है। फिर अ बोल दीजिए, आ ओम। तो उसी तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये क्या था, ह्रस्व था, ये क्या था, दीर्घ था। ओम क्या है, तो ओम है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या है बताया गया, तो स्वर मात्रा, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्वर लिखा है, यहाँ पे मात्रा, स्वर के प्रयोग युक्त शब्द। आइए जानते हैं, जैसे कि अ है तो यहाँ पे कोई मात्रा है क्या, तो नहीं, बिल्कुल कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं है। जैसे कि शब्द बनाइए इनका प्रयोग करके, तो अमर, अनुज, आप जो भी बनाना चाहे, अनार, वो बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ई है, तो ई की मात्रा हमने पढ़ी है बचपन से, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि दिन, रवि, तो ये सब क्या है, हमारा एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे शब्द हैं, आप बिल्कुल बोलते जाइए, ठीक है। इमली हो गया, फिर और भी इमली। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में पढ़ी हैं जो कि आप जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। ऊ बोलिए, तो ऊ हमने बिल्कुल पढ़ा है। कुमार हो गया, कुशल हो गया, तो ये ऊ की मात्रा। यहाँ पे इमली जो है ये अपने आप में सिंगल वे में यूज हो गया है, लेकिन इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम इसे मात्रा के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मात्रा के फॉर्म में यदि आप यूज कर लोगे तो वो शब्द बन जाएगा, किसका प्रयोग करके, तो छोटी ई का प्रयोग करके। ऊ बोलिए तो कुमार हो गया, कुशल हो गया। री बोलिए तो पृथ्वी हो गया, री, ठीक है, नीचे में रेफ जिसे बोलते हैं। कृपा हो गया। ए बोलिए तो कैलाश हो गया, बचपन से हमने क्या पढ़ा है, ऐनक, ठीक है, ऐनक पढ़े हो ना, बिल्कुल। तो कैलाश हो गया, पैसा हो गया। औ बोलिए तो औ से हमने अक्सर क्या पढ़ा है, औरत, यहाँ पे क्या लिखा है, कौशल, चौराहा, ठीक है। हम बचपन से हमने सब नहीं एक ही चीज पढ़ी है, तो वो औ से हमने क्या पढ़ा है, औरत, ठीक है। तो वही है, तो स्वर हो गया, मात्रा हो गई, और किस तरीके से हम उन्हें शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आइए और जानते हैं, आ, तो आ से हमने हमेशा क्या पढ़ा है, आम, बोलिए, आम, दाम, काम। ई, तो ई से हमने हमेशा क्या पढ़ा है, ईक पढ़ा है। यहाँ पे अब यदि मात्रा के रूप में यदि उसको प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या लिख देंगे, दीन, हीन, मीन, ठीक है, लीन। ऊ बोलिए तो फूल, मूल, शूल, तो ये सब क्या होते हैं, तो ऊ की मात्रा लगा दीजिए, बड़ा ऊ। ए बोलिए तो मेला, चेला, ठीक है, अकेला, केला, तो ये सब क्या हो गया, ए हो गया। ओ की मात्रा लगाइए तो क्या बोलोगे आप, कोयल, मोर, तो ये ओ की मात्रा लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मात्रा भी जाननी है, क्यों, क्योंकि यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन आपसे अब गलत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप बेसिक सी पूरी थ्योरी कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब दूसरा भेद जानते हैं, व्यंजन। पहला भेद हमने जाना स्वर होता है, दूसरा भेद आइए जाने, तो क्या लिखा है, व्यंजन लिखा है। तो व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है, अभी हमने देखा ना, तो स्वर की मदद से किया जाता है। जैसे कि ये आया तो क्या बन गया, क बन गया। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं व्यंजन कहते हैं। आइए जानते हैं, तो जिनके उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न अवयवों से रगड़ खाकर निकलती है, क,
कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, बस आपको बस ये देखना है, क बोल रहे हैं कहाँ से निकल रहा है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ह बोले, म बोलो, फिर उसके बाद इसी तरीके प बोलो, तो आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ से ये ध्वनि आ कहाँ से रही है, आपके मुंह के किस हिस्से से आ रही है, तो ये बिल्कुल आपको पता चलेगा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, कहाँ से उच्चारित किया जा रहा है, उसे हमने क्या देखा था, तो स्वर के भेद हमने क्या देखे थे, तो कितना समय लग रहा है, समय के आधार पर, समय आपको कितना लगा उसी के आधार पर हमने विभाजन कर दिया कि ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। इसमें क्या है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, तो 3 भेद। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, आपकी जीभ स्पर्श करे आपके मुख के विभिन्न भागों को, तो आप क्या बोलोगे, उसे स्पर्श, स्पर्श कर रही है ना, आपकी जीभ आपके मुख को स्पर्श कर रही है तो निकलती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है। आइए जाने, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो 5 वर्ग इनके। तो क वर्ग, कौन सा सबसे पहले आता है, क वर्ग। बोलिए, अब साथ में बोलिए, क ख ग घ अंगा। ये क्या है, क वर्ग का है, एग्जाम में आता है। ये कौन से वर्ग का है, आपको प्रश्न दे दिया जाता है, पूछा जाता है किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो क वर्ग हो गया। तो क वर्ग में क्या है, क ख ग घ अंगा। च वर्ग क्या है, तो च छ ज झ इया। फिर ट वर्ग क्या है, तो ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ट ठ ड ढ ण। और ये वाले जो हमने क्या देखे, ये तो अन्य होते ही हैं, बिल्कुल हमने देखा है, लेकिन ठीक है। फिर ये क्या है, ये भी लेकिन किस कैटेगरी के हैं, ये ट वर्ग के हैं। किस कैटेगरी के हैं, तो ट वर्ग के हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये वाला तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, इनके तो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है। तो अच्छा, पवन बोलिए, तो पवन आप जान जाएंगे। अच्छा, पवन है क्या, तो पवन तो हम जान जाएंगे कि ये तो प वर्ग का है, लेकिन ये भी तो हमें याद रहना चाहिए ना, ये भी हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर त वर्ग है, तो त वर्ग को जानते हैं, तो त थ द ध न। प वर्ग कौन सा है, तो प फ ब भ म। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हैं। 5 5 कितना होता है, तो 25 होता है। तो इसका मतलब ये 5, इनका कितना भेद किया गया, ये 25 है, इनकी संख्या 25 है, 5 वर्ग में बांटा गया है। और ये व्यंजन का भेद किस आधार पर है, तो उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर है। ठीक है, आइए और जानते हैं इसके आगे क्या है। स्पर्श तो हमने देख लिया, आगे आइए अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्गों के मध्य का सा लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य र ल व क्या कहलाते, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है इनकी संख्या, तो 4 है। ठीक है, ये देखिए, क्या यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है य र ल व, तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ पे कितना देखा है, हमने तो 25 देखा है। तो यानी कि क च ट त और प वर्ग। ठीक है, तो य र ल ये सब क्या है, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में ये आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्गों के मध्य का सा लगता है। फिर आइए ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो जिन वर्गों के उच्चारण में ऊष्म यानी कि ऊष्म मतलब गर्म, तो गर्म वायु मुंह से बाहर निकली तो उसे क्या बोलोगे आप, ऊष्म व्यंजन। ये कौन सा है, बोलिए साथ में, छ स ह। ये क्या है, तो ये सब जैसे कि श हो गया। ठीक है, श छ स ह, ये क्या है, ये सब है ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। तो हमने क्या देखा, कि हमने ये देखा कि स्पर्श व्यंजन कितने, तो 25। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने, तो 4। ऊष्म व्यंजन कितने, तो 4 व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म में यानी कि गर्म वायु निकल रही है, ये कौन से है, तो छ है। और कौन सा है, स है। और कौन सा है, तो श है। और कौन सा है, तो ह है। ठीक है, ये कौन से, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अनुस्वर को आइए जानते हैं। तो अनुस्वर जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, अनुस्वर अंग
पढ़ा है ना, तो वही है अनुस्वर। तो कुछ स्थितियों को छोड़कर पंच महाक्षर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चंदन, बंदर, कंगन। तो ये सब क्या है? तो ये सब है अनुस्वार का चिन्ह है जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आगे आइए, अनुनासिक चिन्ह। अनुनासिक चिन्ह हो गया, उसे देख लीजिए। जिसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे देखिए, जब स्वरों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से एक साथ होता है, नाक तथा मुख दोनों से, अनुनासिक। अनुनासिक बोलिए, आंख, बोलिए साथ में, आंख। फिर गांव, पांव, ठाव। तो ये सब क्या है? आप नाक भी अपना आपके नाक से निकल रहा है और मुख से तो निकल ही रहा है, ठीक है। तो ये से आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? अनुनासिक है। इन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख से होता है, आंख, गांव, पांव, ठाव, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या है कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है, जो इसका प्रयोग अनुस्वार जैसा ही किया जाता है, जैसे कि मैं, गोद, है, ठीक है, आते हैं, लास्ट में बिंदु लगा देते हैं। तो ये सब क्या? अनुनासिक चिन्ह होते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु हो गया, और जिस साथ में जहाँ पे बिंदी भी लगी रहती है, क्या लगा रहता है? बिंदी भी लगी रहती है, जैसे कि मैं, गोद। ये सब क्या है? तो ये सब हमने क्या देख लिया? अनुस्वर जैसा ही इनका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर जैसा ही इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ से निकलता है आपके? तो नाक से और मुख से ये निकलता है, ठीक है। तो ये लेक्चर को हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने बेसिक सी चीज जानी है वर्ण के विषय में। क्या जाना है? वर्ण के विषय में हमने बेसिक सी चीज जानी। इसके आगे भी और भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के साथ साथ अब हम इसका MCQ देखेंगे कि किस तरीके से हम यदि वर्ण से यदि क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्जाम में। तो ये हमारा एक भी हम इस तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हमें हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, कभी भी ना रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो हमेशा उसके बारे में सोचो, अपना बेस्ट दो, अपने आप से पूछो, क्या मैं डेली आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है, अपने में देखो इम्प्रूवमेंट, अपने आप को डेली इम्प्रूव करो। देखो कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। कंपेयर मत करो किसी से कि कंपेयर करो, अरे उसने ना इतना पढ़ लिया, अरे उसने ना इतना पढ़ लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसे में आपको ना केवल चिंता होगी कि मेरा होगा कि नहीं, इतना कंपटीशन है, ये है वो है। इसमें से होगा क्या? कुछ भी नहीं मिलता है हमें क्या चाहिए? हमें अपनी इम्प्रूवमेंट से मतलब होना चाहिए कि हम कल कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। और इसमें हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमारा यदि हमने कुछ पढ़ा है तो वो एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज किसी को कुछ पता है क्या कि क्या आएगा क्या नहीं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, GS क्वेश्चन हो गया, ये सब किसी को पता नहीं। आप बेस्ट वे में क्या कर सकते हो? आप अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी एग्जाम क्लियर कर रहे हो, आपका डेफिनेटली हर एक एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर ये लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हर किसी को इस के बारे में पता चल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।